स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपका धर्म मेरे साथ आ चुके हैं, अब बिल्कुल चीफ गेस्ट हैं हमारे शो के। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए मंत्री जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तमाम सवाल होंगे। हम जो यूपी है ना सर, आपका बहुत बड़ा है, और दिल्ली एनसीआर में हम इतना सा पार्ट दिखाते हैं, यानी कि एनसीआर का, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, दो आ गए हैं, एमपी साहब भी आ गए। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप ये मंत्री जी का सुन लीजिए, फिर उसके बाद ही करेंगे। आप कहो तो दोनों साथ ही लगा लें। आइए सर, आप भी आ जाइए, एक इंतजाम कीजिए प्रोडक्शन टीम से, बातचीत होगी। चलिए, तो ये इमर्जिंग गाजियाबाद का जब हम जिक्र कर रहे हैं, तो इससे बेहतर मंच नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और स्थानीय सांसद हमारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए। सांसद हैं और मंत्री हैं, तो विकास की बात और इमर्जिंग की बात इससे बेहतर क्या हो सकती है? जिम्मेदार लोग हैं। बिल्कुल है सर। मैं वही कह रहा था एमपी साहब आपके आने से पहले कि बातचीत हो रही थी। हम एनसीआर का इतना सा पार्ट दिखाते हैं जिसमें गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद खास तौर से आता है। आप सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और आप इस सीट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सवाल आप दोनों से होंगे। और आपका जो कई रिकॉर्ड मैं देख रहा था, धर्म में बात करते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग सीट है। साहिबाबाद सीट की बात की जाए, सबसे बड़ी विधानसभा सीट है, 10 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, और ये लिम्का बुक ऑफ इंडिया में रिकॉर्ड भी कोई दर्ज है सर? ये एक बार माइक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जी, अभी तक जो जितने विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, उनमें अभी तक सर्वाधिक मतों के अंतर से जीतने का रिकॉर्ड है। और जीत का फार्मूला क्या रहता है? ये तीसरी जीत है जहां तक, अगर मेरे आंकड़े ठीक है तो। हाँ, और एमपी साहब आपकी भी जीत का फार्मूला गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश कभी इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन यूपी में अब तो जो बीजेपी ने एक बार झंडा ऐसा गाड़ दिया है, चाहे लोकसभा सीटों की बात हो या विधानसभा सीटों की बात हो, वो फार्मूला क्या मिल गया है बीजेपी को, जहां एमपी भी उतर जाते हैं और विधायक भी बनकर मंत्री बन जाते हैं? ऐसा है, यहाँ की जो जनता है वो दिल्ली के नज़दीक रहती है, और यहाँ पर जो विश्लेषण करने की शक्ति है आम जनता में, वो बहुत तर्कपूर्ण है, बहुत लॉजिकल है। तो यहाँ पर इमोशनल की जगह लॉजिकल वोट पड़ते हैं। जात बरादरी यहाँ पर कम है या मायने नहीं रखती है। तो इस कारण से जब आप मेरिट पे वोट होते हैं, तो भाजपा के अलावा कोई और विकल्प लोगों को नज़र नहीं आता है, इसलिए यहाँ जीता जाता है इलेक्शन। जो हाल फिलहाल में यूजीसी चला था, उसका असर आप दोनों से जवाब चाहूँगा। हालांकि अब तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। अपना अपना जवाब दीजिए सर, वो ठीक था, गलत था, या वापस लौट कर आएगा? ये सवाल भी लोगों के जहन में, जो आंसर आप देना चाहें, लेकिन प्लीज़ उस पर बात जरूर कीजिएगा। यूजीसी पे चर्चा के बिना ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। मंत्री जी, जो कुछ था वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस में था। जो होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस के अंतर्गत होगा। हमें पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय लेंगे वो उचित होगा। अब चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो उस पर कोई कमेंट देना न्यायालय की गरिमा के विरुद्ध होगा। लौट के आएगा ऐसा संशय, मतलब लोगों को लगता है? देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सबको मान्य, सब मानते हैं, और सभी के हित में होगा, न्याय के हित में होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। जी, अब सर, क्योंकि गाजियाबाद में हम बैठे हैं, सांसद जी आपसे शुरू करते हैं। जैसे आपने कहा ना कि यहाँ के लोग बड़े प्रबुद्ध हैं, जिसके कारण बीजेपी के अलावा यहाँ के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता। आप थे, आपके पहले जनरल साहब थे, राजनाथ जी इस सीट का में बतौर सांसद रह चुके हैं। क्या है ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट बड़ा महत्वपूर्ण है और महफूज माना जाता है कि ये दीवार को कोई तोड़ नहीं सकता? और ये इस आलोक में भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि आज जब हम बैठे ठीक 1 साल के बाद हम विधानसभा के चुनाव में होंगे। मैंने बताया ना कि जब पूरे भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा समस्या मानी गई लोकतंत्र में, वो ये मानी गई कि लोग जात बरादरी पे वोट देते हैं और इमोशनल होकर के वोट देते हैं, इमोशनल मुद्दों में वोट देते हैं। दुनिया का कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी देश जिसने प्रगति की है या जो विकसित है,
तो वहाँ पर जात बिरादरी पे वोट होता ही नहीं है, वहाँ पर पर्सनल वोट होता ही नहीं है, वहाँ पर हमेशा लॉजिकल वोट होता है। और जो वोट देने की जो शक्ति लोकतंत्र ने दी है, जो मतदान करने की शक्ति है, तो दान का मतलब डोनेशन नहीं है, दान का मतलब डिलीवरी है। और ये एक पंचायत है कि आपको एक निर्णय देना है, निर्णय आपसदारी में नहीं दिया जाता है। ये प्रेमचंद जी ने भी एक पंच परमेश्वर नाम का एक किताब लिखी है, एक नॉवल या एक स्टोरी है। तो जब वोटर पंच परमेश्वर के नाते से वोट देता है तो उसको भाजपा के पक्ष में भी अपना न्याय करना होता है। 27 का मैं जिक्र मेरे इसमें साथी ने इतना जोड़ना चाहूँगा, अतुल जी भाई साहब ने जो बात कही है माननीय सांसद जी ने, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और उस नेतृत्व पर जनता का अटूट विश्वास और कार्यकर्ताओं का परिश्रम, ये 3 बड़े कारण हैं जिस कारण हम लोगों को वोट मिलता है। जो माननीय सांसद जी ने कहा है कि वो उनका भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे टिकने का जो कारण है वो ये मुझको लगता है 3 है। हमारा लीडरशिप और उस लीडरशिप पे जनता का भरोसा और कार्यकर्ताओं का बहुत ही परिश्रम। जिक्र धर्म आपने कर ही दिया है तो 27 की तरफ ले चलते हैं। 2 बड़े चेहरे हमें मिले हुए हैं भाजपा के, जो चुनाव जीतना भी जानते हैं, जीत गंवाना भी जानते हैं और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनका नाम भी है, 2-2 लाख से ज़्यादा जीते हुए हैं। और गर्ग साहब ने भी, जैसा कहा MP साहब ने, तो सर 27 में तो फंस नहीं जाएगी कहानी। बाबा का जो रथ है लगातार चला आ रहा है, कहीं किसी बाबा का रथ रोक दिया जाता है, कहीं चर्चा चल रही है कि भाई ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हो गया है प्रदेश में। 27 के चुनाव में भाजपा क्या आसान लग रही है रहा, या कांटे बहुत ज्यादा बुभ गए हैं अंदरूनी या विपक्ष की तरफ से, या अखिलेश, दोनों से ही सवाल है? ये जितनी बातें हैं ये धरातल पर कुछ भी नहीं है। धरातल पे क्यों ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग नहीं हुई? तो क्या बात होगी? तो कुछ तो लॉबिंग हो रही होगी। नहीं, मीटिंग हुई। अब मीटिंग तो अब आपकी हो रही है, तो आपको षड्यंत्र रच रहे हैं क्या? सब बिरादरी मेरी के बात है है। इसमें, बिरादरी से लगता ऐसा नहीं है सर, इसमें डिफरेंस है। जब सदन चलता है तो कुछ लोग बैठते हैं, बिरादरी के तो बहुत सारे विधायक थे, सब तो नहीं थे, वहां मैं नहीं था। इसका मतलब ये भी क्लियर कर दिया हमने। आप नहीं थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ बिरादरी के बहुत, शाम का अवसर होता है, सदन चल रहा है, लोगों ने कहा भाई चलो बैठ के चाय पिएंगे। उस दिन मंगल का त्यौहार लखनऊ में, आप जानते हैं मंगल पे वह विशेष कि मंगल का फलाहार है, लोग आए, उन्होंने वो किया। अब उसमें उनका कोई बयान आया हो, उन्होंने कोई ऐसी बात कही हो, कोई असंतोष व्यक्त किया हो, तो केवल बैठे ये खबर नहीं हो सकती। खबर ये हो सकती कि बैठे और उन्होंने ये प्रतिक्रिया व्यक्त करी। एक बात माइक उठा लीजिए, मैं कहना काउंटर करूंगा, एक बार प्लीज माइक भी ले लीजिए। मैं कहना चाहता हूं, आप तक आई भाई, सुनी नहीं सुनी, MP साहब ईमानदारी से बताइएगा। मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं करता ना मेरी बात, चर्चा बनाई मीडिया ने, मौका किसने दिया? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि लोग आपस में बैठ के एक साथ चाय न पिए? लेकिन सर उसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने कमेंट किया था। प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसलिए कमेंट किया क्योंकि मीडिया ने उसको एक इशू बना दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में हम 2017 का इतिहास दोहराएंगे। 325 से ज़्यादा सीटें आएंगी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी और पूरा समाज है क्या, विपक्ष तो इस चक्कर में अपना तो उसका कोई पुरुषार्थ है नहीं, कोई उनकी ना नीति है, ना नियोजन है, ना योजना है। वो तो केवल इसलिए बैठे कि किस प्रकार समाज में फूट डाल करके, जातिगत आधार पर फूट डाल करके और हम तोड़ करके हम कुछ वोट ले जाएं। उनको थोड़ी सी कामयाबी लोगों को भ्रमित करके लोकसभा चुनाव में मिली। लेकिन मैं कह रहा था सबसे ज्यादा घाटा नुकसान अगर भाजपा का हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने भ्रम फैलाया था वो भ्रम दूर होगा हरियाणा के चुनाव में, वो भ्रम दूर होगा बिहार के चुनाव में, वो भ्रम टूट गया उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के, दिल्ली में टूट गया। तो अब जनता जाग चुकी है, तो वो सब लोग, विपक्ष के लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, एक हो सेफ हो, और हम एक हैं, हम सेफ हैं,
हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है, कोई जातिगत विवाद नहीं है, सांसद जी। पूरा सनातन एक है। ऐसा है कि एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है विपक्ष के सामने। अच्छा, मुझे लगा आप लोग की पार्टी में आ गई है। आपने कहा ना बड़ी गंभीरता के साथ, तो आप ये- इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं भाई आप इनकी जैसे समस्या पे एमपी साहब? विद्वान आदमी को भी ऐसा लगा, इस बात से मुझे इतनी भी गंभीरता से इस आपने बात जवाब से- शुरू इस किया, बात- मुझे लगा कि आज तो कुछ सच निकलने वाला है। नहीं, तो ये हुआ क्या है कि जब भी संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर बहस होती है तो वो कोई भी आरोप लगाते हैं तो उसका जो जवाब जाता है वो तुलनात्मक जाता है, और घूम फिर के बात ये आ जाती है कि 2014 से पहले ये हुआ था और 2014 के बाद ये हुआ। आज भारत की जो इनकम है वो 5 गुना हो गई है। आज हम 8वें नंबर की इकनॉमी थे, 9वें नंबर की इकनॉमी थे वर्ल्ड के अंदर, और अभी हम अगले साल तक हम 3रे नंबर की इकनॉमी हो जाएंगे। अमेरिका टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका उसके बावजूद नहीं, फर्क जो भी पड़ा उसके बावजूद भी अगर तरक्की कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर भारत शांत के साथ 7.8% की इकनॉमी की तरफ जा रहा है, मिनिमम 6.8 इकनॉमी की तरफ जा रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं है, ये एक पीछे की तैयारी है। लेकिन हर बात पे क्या कहते हैं वो, शुरुआत करी उन्होंने कि जो लाशों के दलाल हैं किसी ज़माने में, फिर उन्होंने कहा चौकीदार चोर है, फिर उन्होंने कहा कि वोट चोरी हो गई है। फिर ये पूछा गया हर तरफ से कि भाई वोट चोरी हुई है तो लिस्ट दो कि कौन से वोट गलत बने हैं, कौन से सही है। बने। उन्होंने इतनी बड़ी स्क्रीन थी, इससे भी बड़ी थी, भाई ये फलाना आदमी है, इसकी इतनी जगह वोट थी, ब्राजील की मॉडल दिखा दी, कई स्टेट्स के उदाहरण दे दिए। राहुल गांधी ने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे ना मल्टी स्क्रीन बना के और तमाम पोस्टर्स लगा के दिखाया कि भाई कहाँ कहाँ गलत मान वोट लिया। हो। तो सुनिए कितना परसेंट, ये तो आप मान लेंगे कि भारत के अंदर आप भी चैनल चला रहे हैं, छोटी मोटी मिस्टेक्स, मानवीय मिस्टेक्स आपके यहाँ भी होती होंगी। यदि मेरे गाजियाबाद के अंदर 28 या 29 लाख वोट हैं और उसमें 100-200 के पति के नाम गलत हो गए हैं या 100-200 लोगों के साथ में पता गलत हो गया है, आप उसको ये कह दें कि साहब वोट चोरी हो गई है, तो अभी क्या हुआ कि जब वोट कटा गाजियाबाद के अंदर तो 7 लाख या 8 लाख वोट कटा। 7 लाख 7 लाख। अब वोट जो कटा वो, साहिबाबाद से सबसे ज्यादा कटा है, कहीं आसपास का एक आंकड़ा में पढ़ रहा था कल परसों, खबर आ रही साहिबाबाद से तो ये है। कटा सर वहां से अभी 4 लाख। 4 लाख। सुनिए, तो ये हमारा नुकसान होना चाहिए, लेकिन हम दावे के साथ कह रहे हैं कि सुनील शर्मा जब इलेक्शन लड़ेंगे 2027 के अंदर तो उनको पहले से भी ज़्यादा वोट मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे वोट कटने के बावजूद। क्यों कि जो वोट कटना चाहिए था वो ही कटा। हर बात पे भ्रम। अभी अजीत पवार जी का देहांत हुआ, स्वर्गवास हुए, क्या बयान आया, षड्यंत्र। ममता जी का उधर लाश चल रही है, से शुरू हुआ विपक्ष में, फिर अखिलेश जी ने भी कहा, तो 3 लीडर्स के आए उस पर। ठीक है। तो ये इतने उतावले हैं कि इन्हें हर बात पर इन्हें किसी की जिंदगी से मतलब नहीं, मौत से मतलब नहीं, दुख से मतलब नहीं, सुख से मतलब नहीं, हर बात को इन्होंने बात का बतंगड़ बनाना है। क्योंकि इन्हें यह समझ में आ गया है कि इमोशनली कोई ना कोई वेव चला करके, कोई भ्रम फैला करके ये इलेक्शन जीत सकते हैं। ये डिबेट के अंदर बैठ करके, डिस्कशन करके, तुलनात्मक अध्ययन करके ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। क्या कारण है? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ उनसे कि बिजली की जो सप्लाई है वो 2017 के बाद 95%, 98% तक क्यों पहुँच गई? हाँ, अगर किसी दिन घंटे भर के लिए, 15 मिनट के लिए बिजली चली गई, देखो साहब बिजली चली गई, अरे महामनाओ कि तुम्हारे समय पे क्या हुआ था? क्या कारण था कि हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भू माफियाओं के कुत्ते से भी हाथ मिलाता था? कितना बड़ा मॉरल सपोर्ट था उन लोगों को। अब तो कोई अपना परिचय भी नहीं दे सकता। किसी ज़माने में 6-7 साल के अंदर गुंडागर्दी का जो नाम निशान ख़त्म हुआ है,
तो हम तो बात करना चाहते हैं बार बार मेरिट के ऊपर। वो क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण ठाकुर की लड़ाई हो गई, वो क्या कह रहे हैं कि फलानी जाति का फलानी जाति से हो गया। तो वो एक बल के अंदर लोगों को भड़का करके यूजीसी का भी क्रेडिट उनको दे रहे हो क्या? चलो मैंने मान लिया आपकी वो भ्रम फैला रहे हैं। यूजीसी तो कहीं ना कहीं सरकार आप लोगों की है, यूजीसी एक अलग संस्था है, मान लिया। यूजीसी लाके वो अटेम्प्ट किया तो किया किसने? मेरी बात सुनिए, जो भी अटेम्प्ट हुआ, जो मैंने भी लिस्ट पढ़ी, उसमें सभी दलों के लोग थे। क्या कारण हुआ कि उसे आधे तो भाजपा के सांसद थे। सुनिए, लेकिन बाद में आज की डेट में वो ना तो एक्ट बना और आज की डेट में वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी दिया। और मैं ये चाहूँगा कि ऐसे मुद्दों को हमें हवा नहीं देनी चाहिए कि जिससे देश का नुकसान हो। हमारे को अभी कल परसों की टेलीविज़न पे मैंने देखा कि साहब चांदी का सोने का भाव बहुत ऊंचा हो गया। ये देश के लोगों को, ये बीजेपी वाले सोना खरीद रहे हैं और ये जो है लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं। सर चीन वाले थे। सुनिए, अरे भाई, अगर सोना या चांदी महंगा हुआ है तो अमेरिका में नहीं हुआ क्या? इंग्लैंड में नहीं हुआ क्या? चीन में नहीं हुआ क्या? कनाडा में नहीं हुआ? इंटरनेशनल मार्केट की आइटम है। चाहे सोना चांदी हो, चाहे वो लिक्विड ये तुम्हारा पेट्रोल हो, ठीक है, ये किसी एक देश में महंगे सस्ते नहीं होते हैं। ठीक है। ये जब भी होते हैं पूरे बैलेंस के साथ सस्ते सर, होते इसमें हैं। एक नोट और कल रात वो धड़ाम हो गया, गिर गया। अच्छा ठीक है, तो क्या ये अच्छी बात सर, है आप कि थोड़ा- देश की जनता को अब गुमराह emerging करना? गाजियाबाद की बात कर आ जाते हैं। एक सवाल मुझे मंत्री जी से पूछना जरूर है। सर आपने बिल्कुल 27 का दावा ठोक दिया। धर्म मेरे अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि गाजियाबाद की जनता भी आपको देख रही है, अपनी बात भी रखिएगा, आपने क्या क्या किया है वो भी बताइएगा। अगला सवाल होगा, सिर्फ एक सवाल का और जवाब दीजिए। 27 को लेके कांग्रेस प्लस सपा आए तो क्या भाजपा को खतरा लगता है? मायावती जी जिनकी जो पार्टी है बीएसपी, उनका क्या स्टैंड रहेगा? या फिर और कोई घटक ऐसा है जो भाजपा के लिए चुनौती बना सकता है? आप लोगों की चर्चा होती होगी लखनऊ में, आपको अपने सामने विरोधी कौन नजर आता है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा तो पहले भी आ चुके हैं, सपा और बसपा भी पहले आ चुके हैं। मैं कहता हूं कि और जो बच गए हों उनको भी बुला लें, सब इकट्ठे हो जाएं, सारे इकट्ठे हो, कांग्रेस प्लस एसपी प्लस बीएसपी, और भी आम आदमी पार्टी को भी बुला लें, एमआईएम को भी बुला लें, और जिसे सबको बुला लें, अच्छा 5 और सब इकट्ठे हो जाएं हैं जी। और जितना भी इनका वो लंबे वो खड़े होते हैं ना हाथ में मिला करके मंच पे, सब आ जाएं और भारतीय जनता पार्टी अकेले 325 सीट लेकर ये के फ्रंट उत्तर कैमरे में प्रदेश में देखने वाली आएगी। बात है। तो एक बार रिपीट कर दो फ्रंट कैमरे में जो मैं दावा- फिर कहता हूं कि सब इकट्ठे होकर के आ जाएं। 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 325 सीट लेकर के सरकार बनाएगी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 325 टारगेट। भारतीय जनता पार्टी 325 के पार जाएगी। ये सर जिन्होंने हेडलाइन दिया कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में, हाँ, अपना आदि कह रहे हैं, मैंने कहा योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के हमारे सुप्रीम नेता ना माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के नेता, और उत्तर प्रदेश के नेता माननीय योगी जी हैं। ठीक है, सवाल बड़े ना सरल तरीके से सुन रहे थे, लेकिन जब बात आई ना कि भाई 2-3 छोड़ो, तुम 4-5 इकट्ठे होके आ जाओ, फिर भी हम आएंगे, ये अंदाज मुझे सर लगा आपका कि और कहा ठीक है फ्रंट कैमरे पे बोलता हूं मैं। नहीं, इसमें एक और चीज़ है सर, क्योंकि हम जब गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, बजट आने वाला है, बजट में आप दोनों इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा, एक मंत्री के तौर पर आप और सब सांसद के तौर पर, गाजियाबाद के लिए उस बजट में क्या होगा? क्योंकि होना चाहिए और गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में बड़ा कंपटीशन चलता है। आप लोगों से बात कीजिए तो बोलेंगे कि सब कुछ नोएडा को मिल रहा है, गाजियाबाद को मिल नहीं रहा। तो ये क्या विरोधाभास है? आपको लगता है कोई सत्यता है मंत्री जी? इसमें तरक्की की रेस में पुराना जिला होते हुए वो आगे निकल गया। लोगों को है गाजियाबाद के लोगों की शिकायत। देखो बेटा जवान हो जाए तो उससे ईर्ष्या नहीं करते। मुझे लगता है हमारे इंटरव्यू का ना जो इंजन है भ्रमा हो रहा है। मंत्री जी फॉर्म में आ रहे हैं और शायराना अंदाज में आ रहे हैं। तो बेटा जवान हो गया गौतम बुद्ध नगर, तो पिता फिर बूढ़ा ही रहेगा, तो उसकी भी रूपरेखा चेंज करोगे? एमपी साहब से ले लें। ये गाजियाबाद की जनता, गाजियाबाद के प्रबुद्ध जन बैठे बता सकते हैं कि 2017 के बाद गाजियाबाद में भरपूर विकास हुआ है। गाजियाबाद को एयरपोर्ट मिला है,
गाजियाबाद को पहली नमो भारत ट्रेन गाजियाबाद को मिली है, गाजियाबाद को मेट्रो मिली, तो ऐसा तो नहीं कह सकते गाजियाबाद को कुछ नहीं मिला। बेटा तेज भाग रहा है ना। नहीं, अब बेटा तेज भाग रहा है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें। अब मैं कहता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर हूँ। अब जब लैंड नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अवेलेबल है, गाजियाबाद में तो है नहीं, तो ये उद्योग कहाँ जाएगा भाई? उद्योग तो वहाँ जाएगा ना जहाँ खाली जगह मिलेगी। आज अब नोएडा ग्रेटर से आगे ग्रेटर नोएडा बढ़े, ग्रेटर नोएडा से आगे अभी यमुना एक्सप्रेस वे जा रहे। तो ये विस्तार है, इसको हम ये ना माने कि हम पिछड़ गए। ये विस्तार है औद्योगिकरण का, और औद्योगिकरण तेजी के साथ हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं, हमारा उत्तर प्रदेश 2017 से पहले बीमारू प्रदेश और एक अपराध की छवि के रूप में पहचान थी। हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि गाजियाबाद का नाम कभी, जिला गाजियाबाद फिल्म बनी थी, आप जानते किस लिए बनी थी? क्राइम को। लेकिन आज क्या है? आज गाजियाबाद एक एजुकेशन हब है। सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ है, यहाँ मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, यहाँ मेडिकल के कॉलेज हैं, यहाँ पूरे भारत के आकर के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ इतने कॉलेजेस हैं, तो ये किसकी देन है? ये देन हमारी सरकार की। दूसरी बात कहता हूँ आज उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश निवेशक की पहली चॉइस बन गया। मेरे पास लंबी लिस्ट है उन इंडस्ट्रियलिस्ट की जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिन्हें लैंड की ज़रूरत है, और हम उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, उनको भूमि दिलवाने के लिए। आज देश का 55% मोबाइल उत्तर प्रदेश में बन रहा है। पूरे देश में जितना मोबाइल का निर्माण है उसका 50% यूपी में बन रहा है। जितना इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पूरे देश में बन रहा है उसका 50% से ज़्यादा यूपी में बन रहा है। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश का बदलाव हुआ है कि यहाँ कट्टे बनते थे, अब ब्रह्मोस बन रही है। वाह भाई वाह, क्या कंपैरिजन है। मंत्री जी पूरे फॉर्म में आ चुके हैं। पहले 5 मिनट तो आराम से थे, लेकिन अब तो जब जवाब दे रहे उत्तर हैं प्रदेश तो को बदला, ब्रह्मोस तक पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश को बदला है जी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट और सारी पार्टी के लोगों का एक इरादा है, लक्ष्य है, संकल्प है कि हम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जा रहे हैं और वहां तक ले जा करके रहे। अतुल गर्ग जी, बजट आ रहा है सर, क्या होगा गाजियाबाद के लिए? क्योंकि इसमें मैं ना थोड़ा शिकायतों की बात करता हूँ। लोगों की शिकायत होती है कि गाजियाबाद की जो दूरी है लखनऊ से ज़्यादा है, दिल्ली से नज़दीक है। तो नज़दीक है तो कुछ उसका फ़ायदा होगा? ऐसा है कि केंद्र सरकार का बजट कभी भी किसी शहर के लिए नहीं आता है। आपका कुछ तो होगा ना उसमें? अब जो भी मेरी भी सीमाएं हैं कि भाई, और ये पूरे जोन वाइज तो कुछ, जैसे सर ने उदाहरण दिया कि भाई रैपिड मेट्रो एग्जाम्पल है, तमाम दीजिए। चीजें हैं। नहीं मतलब एक्सपेक्टेशन तो शहर को रहेगी ना, हम तो सवाल पूछेंगे सर। देखिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि इसके अंदर हम लोग ये कोशिश आज की डेट में जो 350 करोड़ रुपए लगा करके हमारा रेलवे स्टेशन ठीक हो रहा है, और हमारा प्रयास है कि गाजियाबाद अगले 2-3 सालों में एक सैटेलाइट सिटी के रूप में नेचुरली है, और इसे घोषित कर दिया जाए तो जितनी भी ट्रेनें दिल्ली से चल करके गाजियाबाद नहीं रुकती हैं, वो ट्रेनें गाजियाबाद से ही शुरू हों। दिल्ली लोगों को ना जाना पड़े, बल्कि दिल्ली के कुछ लोगों को आना पड़े तो यहाँ आ जाएं। अभी करीब 7.5 एकड़ ज़मीन इंडियन एयरफोर्स के लिए हमारे जो एविएशन डिपार्टमेंट ने एक्वायर करी है।